नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास एनटीपीसी रेलवे स्पेशल क्लास है। हम देखेंगे यहाँ पे कि कितनी तरह की भौतिक राशियां होती हैं और किस तरह से मात्रकों का जनरेशन होता है, कैसे मात्रक बनते हैं, कैसे हम इनको याद रख पाएंगे और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब की सब इस वीडियो में इंक्लूड करने वाले हैं। तो इस वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम आपको एनटीपीसी में मिलेगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। पूरी की पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो क्लासेस चलने वाली हैं सिस्टमैटिक चलने वाली है। ऐसा नहीं है कि मेन 2-4 टॉपिक पढ़ा के पूरे की पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया गया। एनटीपीसी स्पेशल क्लासेस है ये रेलवे के लिए। इसके बाहर से ये जो कोर्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। और मैंने वादा किया है आपको कि आपको ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं या जो एग्जाम में आएंगे। तो इन सारी क्लासेस के लिए आपको बहुत कायदे से जुड़ना है और एक एक टॉपिक को नोट्स बना के बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम सुनाई दे रहा है कि शायद दिसंबर जनवरी में हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका सिलेक्शन बना भी सकता है और आपका सिलेक्शन रुका भी सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना। और इज्जत तभी होती है जब सिलेक्शन हो जाता है। नौकरी तुम्हारे हाथ में होगी तो दुनिया वाले इज्जत करेंगे, वरना कितने भी टैलेंटेड हो पढ़ने में कोई इज्जत नहीं करता है। लड़की भी ठोकर मार के उसी दिन चली जाएगी, ये बात का ध्यान रखना। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट एक एक बातों को। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, वरना बिल्कुल छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कितनी भौतिक राशियां होती हैं, किस तरह से हम उनको याद रख सकते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन पर वो सारी बातें जो अभी तक आपने शायद देखी भी ना होंगी, वो सब यहां पे इंक्लूड करेंगे हम लोग। इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन मात्रकों और राशियों पर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फिजिक्स की अगर बात करें तो कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके पदों में हम कुछ नियमों को व्यक्त करते हैं। अब इस पूरी डेफिनेशन को देखो, फिजिक्स जब भी समझना है सबसे पहले तो ये बात समझ लो, रियल टाइम फिजिक्स अगर समझनी है तो रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ समझनी पड़ेगी। हाँ, मैंने आपको जैसे अभी पिछली क्लास में अदिश एवं सदिश राशियां पढ़ाई हैं। अब अदिश सदिश राशियां और भौतिक राशियां, इन सब ये टोटल एकदम कंप्लीट फिजिक्स के टर्म्स हैं। इसमें मैं रियल टाइम एग्जांपल्स बहुत नहीं सेट कर सकता, लेकिन हाँ, आगे आने वाली जो क्लासेस हमारी हैं उसमें टोटल और टोटल रियल टाइम एग्जांपल्स पे ही सारी की सारी क्लासेस चलेंगी। मतलब फिजिक्स का इस्तेमाल हमारी रियल लाइफ में कैसे होता है, इन सारी बातों को हम लोग बहुत कायदे से समझेंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री घोल के पिलवा देंगे, ये बात ध्यान रखना। और एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से फंसने नहीं देंगे। तो चलो देखिए, यहां पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है। बहुत डेफिनेशन पे भागने की कोशिश मत करना, आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, कंसेप्ट पूछे जाते हैं। भौतिकी के नियमों को जिन राशियों में या पदों में व्यक्त करते हैं उन्हें भौतिक राशियां कहती हैं। ये तो हम भी बोल रहे हैं आपसे। जैसे लंबाई, लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, डेसीमीटर में, इन्हीं सब में तो नापते हैं ना लंबाई को। तो ये क्या है? एक भौतिक राशि है। द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, वस्तु का द्रव्यमान यानी मास और वस्तु का भार यानी कि वेट, दोनों में बहुत फर्क होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे। वास्तव में जिसको आप वेट बोल देते हो कि मेरा वेट 70 केजी या 80 केजी है, वो वास्तव में आपका वेट नहीं होता है, आपका मास होता है। तो वस्तु का द्रव्यमान, मास क्या हो गया? मास को भी हम किस में देखते हैं? किलोग्राम में, ग्राम में, इन्हीं सब में तो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बात करते हैं यहां पे बल की, फोर्स, चाल, दूरी, विद्युत धारा, ये जितनी भी है ये सब क्या है? ये भौतिक राशियां हैं। अब इन भौतिक राशियों को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसका एग्जाम में क्वेश्चन काफी हद तक पूछा जाता है। जिसको हमने डिवाइड किसमें किया? अदिश राशियों में और सदिश राशियों में। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? अब मैं बात करता हूं कि अगर इन दोनों राशियों में डिवाइड किया गया है तो इन राशियों के मात्रक क्या हो सकते हैं, इनकी इकाइयां क्या होती हैं। देखिए, जब भी कभी जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे घर से किसी दूसरे के घर के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, तो 2 तो परिमाण हो गया ना, मैग्नीट्यूड हो गया। 2 किलोग्राम भी हो सकता है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर ये किसी भी लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर मैं बोलूं 2 लीटर, इसका मतलब 2 तो परिमाण है ना, लेकिन लीटर क्या है? आयतन है। तो लीटर, किलोग्राम, मीटर,
किलोमीटर, ये सब क्या है? ये सब भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए गए मापन के तरीके हैं। जैसे किसी भी राशि को मापने के लिए उसी राशि के एक परिमाण को, परिमाण से मतलब समझ लेना मैग्नीट्यूड से, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 10 मीटर, 50 मीटर, 40 मीटर, ये सब क्या ये परिमाण है। 2, 40, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ये सब क्या है? ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। जो लोग इंग्लिश मीडियम है वो जरा नोट कर लें, परिमाण को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और अगर आपने अभी अदिश सदिश वाली क्लास नहीं देखी तो पहले उसको जाके देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यहां से आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी, ऐसे टर्म्स पता चलेंगे जो आपने पहले कभी पढ़े भी नहीं होंगे, और यही एग्जाम में पूछे आते हैं। भाई द्रव्यमान सबको पता हो जाता है, जो हाई स्कूल पास है ना, आपके एग्जाम में हाई स्कूल तक का ही तो डेटा आना है ना, और हाई स्कूल में इतनी सारी चीजें तो आपने कभी देखी होंगी। अदिश राशि सदिश राशि सबको पता है, जिसमें दिशा होती है जिसमें दिशा नहीं होती है, लेकिन वास्तव में क्या पता नहीं है मेजोरिटी को। भाई अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं तो 2.5 से 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, सबको नौकरी मिल जाएगी क्या? नहीं ना, उसके 1% लोगों को भी नौकरी नहीं मिलने वाली है। इसका मतलब समझ रहे हो कंपटीशन किस लेवल का है? तो उन 1% के अंदर आने की कोशिश करो, और वो तब आ पाएगा जब आपके पास कुछ अलग से नॉलेज होगी। किताबी कीड़े ही मत बनो, चीजों को समझने के लिए बहुत कुछ जानने की जरूरत पड़ती है। तो जब परिमाण के साथ कोई एक मानक का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं एक मानक को, तब उसे क्या बोल देते हैं? मात्रक। जैसे मैंने बोला 2 किलोग्राम, तो 2 क्या है यहां पे? परिमाण है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन किलोग्राम जब लिख दिया गया तो इसने बता दिया कि ये जो किलोग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है मास को, यानी कि द्रव्यमान को। इसका मतलब ये 2 किलोग्राम किसकी बात कर रहा है? किसी द्रव्यमान की बात कर रहा है। अगर मैं यहां पे लिख दूं 20 मीटर, तो 20 का मतलब क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। लेकिन मीटर लिखने का मतलब ये हो गया कि अब ये पूरा का पूरा एक लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। बातें समझ में आ गई? तो इसीलिए इन मानकों को क्या नाम दे दिया गया? एज अ मात्रक, क्योंकि मात्रक अपने राशियों का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जब यही मात्रक किसी परिमाण के साथ लग जाते हैं तो वो पूरा का पूरा परिमाण उस राशि को रिप्रेजेंट करने लगता है। जिस राशि, एक समझ से समझ लो, जो मात्रक है ना वो किसी की जाति है। जैसे नाम, श्याम, मोहन, सोनू, मोनू, ये सब किसी के नाम हो सकते हैं। निरहुआ, ये किसी के नाम हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं निरहुआ सिंह, तो आप समझ जाओगे ना ये किसी ठाकुर वाली जाति का होगा। निरहुआ पांडे, ये किसी पांडे वाली जाति का होगा। ये बात समझ रहे हो ना? तो मात्रक एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है किसका? अपनी अपनी राशियों का। अब किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। यानी किसी चीज को मापना। 2 लीटर है तो आयतन 2 लीटर है, 4 लीटर है तो आयतन 4 लीटर है। बातें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे। अब अगर मैं मात्रकों की बात करूं, अब यहां से बेसिकली ये टॉपिक आपका शुरू होता है। अगर मैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स की बात करूं, मात्रक कितने टाइप के होते हैं, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, 2 तरह के मात्रक होते हैं। एक मात्रक वो जो फंडामेंटल होते हैं, जिसको हम मूल मात्रक कहते हैं, यानी कि ये हमेशा फिजिक्स में फिक्स रहते हैं। इनके बेस पर ही आगे, मतलब ये एक तरह से बेस मात्र। जैसे मान लो जब धरती का जन्म हुआ, ऐसा बोला जाता है ना कि मनु और रति ने धरती में सारे प्राणियों का जन्म दिया, तो वो कौन है? वो बेस हैं। बाकी आगे जो डिराइव हुए हैं, जो पैदा हुए हैं, वो डिराइव्ड है, व्युत्पन्न है, उत्पन्न है किसी से। तो मूल मात्रक क्या है? ये पहले से फिक्स थे कि भाई हमें जो राशियां बेसिकली देखनी है उनको हमें मूल मात्रकों के रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी जो आएंगे उनको हम यहां से डिराइव कर लेंगे। तो मूल मात्रक का मतलब क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब इनमें कोई छेड़खानी का कोई चेंज नहीं हो सकता। ये किसी से मिलकर नहीं बने होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात करूं, तो जैसे केमिस्ट्री में एक होता है एलिमेंट, तत्व जिसको बोलते हो। एक होता है कंपाउंड जिसे आप यौगिक बोलते हो, है ना, और एक होता है मिक्सचर जिसे आप मिश्रण बोलते हो। तो एलिमेंट किसी से मिलकर बने नहीं बना होता। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट, ये किसी से मिलकर नहीं बना है, ये प्योर है। ऐसे ही मूल राशियां के मूल मात्रक कैसे हैं? ये प्योर है, ये किसी से मिलकर नहीं बनते हैं। लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिराइव्ड, ये डिराइव्ड जो है ना यूनिट्स, ये किसी ना किसी से मिलकर बनते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं फोर्स की, बल, बल क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है ना। द्रव्यमान हमारी मूल राशि है, मूल मात्रक है।
लेकिन बल क्या है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा मात्रक बनेगा वो व्युत्पन्न मात्रक बल का बन जाएगा। बातें समझ में आ? जैसे लंबाई क्या है, लेंथ, ये मीटर या किलोमीटर में नापी जाती है ना, तो ये क्या है, ये मूल मात्रक हैं, ये चेंज नहीं हुई, ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ये बताओ कि अगर मैं मीटर इंटू मीटर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये मीटर क्यूब बन जाएगा। यानी ये किसका मात्रक है, ये तो आयतन का मात्रक है ना। इसका मतलब आयतन का मात्रक 3 लंबाई के मात्रकों का मल्टीप्लाई है, तो ये तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये पहले से फिक्स थे, ये कहीं से मिलके नहीं बने हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो 2 तरह के मात्रक होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वो जो फिक्स होते हैं या जो किसी से मिलकर नहीं बने होते हैं, प्योर होते हैं। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक कौन होते हैं, जो किसी ना किसी से मिलकर बनते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो आगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था ना, पहले मुर्गी आएगी पहले अंडा, तो बाकी की जो मुर्गियां बाद में आई हैं या मुर्गे आए हैं वो सब क्या है, वो उत्पन्न है किसी ना किसी से। अब बात करते हैं मूल मात्रकों की। तो मूल मात्रक या फिर फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जरा उनको समझते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। मतलब ये किसी से उत्पन्न नहीं है, ये पूरी तरह से फ्री हैं, प्योर हैं। इन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। अब ये मूल मात्रक क्या होते हैं, लंबाई, समय, द्रव्यमान। जैसे इनको लंबाई को किसमें नापते हैं, मीटर में, समय को किसमें नापते हैं, सेकंड में, और द्रव्यमान को किसमें नापते हैं, किलोग्राम में। तो ये सब क्या है, ये सब मूल मात्रक हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि मूल मात्रक कितने होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक कितने होते हैं। चलिए आगे। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रकों की। तो डिराइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, या 2 या 2 से अधिक राशियों में उनको तोड़ा जा सकता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं बल को मैंने अभी आपको बताया, बल क्या होता है, द्रव्यमान में तोड़ सकते हैं और एक्सीलरेशन त्वरण में तोड़ सकते हैं। तो द्रव्यमान तो मूल राशि होगी, लेकिन त्वरण मूल राशि नहीं है। अब त्वरण को अगर मैं बोलूं तो आप अगर थोड़ा सा नॉलेज रखते होगे तो आप जानते हो ना कि वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन और उसकी दर का मतलब समय। जहां भी दर की बात आ जाए वहां पे समय का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा दोस्त। तो इसको क्या बोलते हैं, हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो समय क्या है, समय तो मूल मात्रक है ना, लेकिन वेग अभी भी मूल मात्रक नहीं है। तो इसका मतलब ये इन दोनों से मिलकर बना है, ये जो है इन दोनों से मिलकर बने हैं। तो ये कहीं ना किसी से मिलकर उत्पन्न हो रहे हैं ना, इसलिए ये कैसी राशियां हैं, ये व्युत्पन्न राशियां हैं। क्लियर हो गई बात? चलो सबसे पहली बात, अब यहां पे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, इनको आप जरूर नोट डाउन करते चलना। देखो कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि सर थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए। देखो एक बात हमेशा जान लो, जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, ये सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हाँ कभी होता है कि हमारा मन डाउन होता है, हमें किसी के मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में तुम्हारी इज्जत तभी होगी, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे बारे में अच्छी बातें तभी करेंगे या बात नहीं कर। देखो रिश्तेदार केवल 2 ही चीज कर सकते हैं, या तो वो तुम्हारे बारे में बात करेंगे और करेंगे तो गंदी बात करेंगे, और या तो वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि तब तुम कहीं ना कहीं किसी पोजीशन पे होगे। बात समझ रहे हो? तो 2 ही तरह की चीजें हो सकती है रिश्तेदारों से, और जो आपका हितैषी होगा वो कभी आपके बारे में बुरा नहीं बोलेगा। तो अपनी पोजीशन को फिक्स करना है, दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी, लेकिन अपनी पोजीशन को फिक्स करने के लिए ना अपने आप को खपाने की कोशिश करो। ये 24 के 24 घंटे जो है ना, ये कम पड़ जाने चाहिए। तुम इतनी की इतनी मेहनत कर डालो। 1 सीट तुम्हें चाहिए, लेकिन उस 1 सीट के लिए 0.1% की जो भीड़ होती है ना, वो भीड़ भी उसी 1 सीट के लिए लड़ती है, और वो तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए तुमको उनसे ज्यादा मेहनत करनी है। तो खुद मोटिवेट रहो। एक बात और जान लो, डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे माध्यम बन जाते हैं। जब आप किसी कोचिंग में जाते हो तो बहुत खूबसूरतियां आपको दिख जाती है, वहां पे बिजी हो जाते हो कहीं और, अपने लाइफ से हटकर। उन सारी चीजों को अवॉइड करके अपना एम फिक्स करो। जिस दिन नौकरी लग जाएगी उस दिन सारी हरियाली तुम्हारी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। कभी देखा नहीं है फेसबुक वगैरह पे, एक वेस्ट इंडीजियन लड़के के साथ एक खूबसूरत लड़की बैठी होती है, वो कैसी होती है? क्यों? क्योंकि वो सरकारी नौकरी में होता है। मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, केवल आपके सक्सेसफुल होने की बात कर रहा हूं। और आपका सक्सेस
आप किस लिए आए हो लखनऊ या फिर कहीं पे जहां भी आप तैयारी कर रहे हो, आप किस लिए आए हो? आपको एक जॉब चाहिए, और जॉब कैसी चाहिए? एक रेपुटेड जॉब चाहिए जिसमें पैसा हो, सम्मान हो, इज्जत हो, यही तो चाहिए ना आपको। और ये कब मिलेगी और कब सेल्फ आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा? जब तुम किसी पोजीशन पे होगे। दूसरों को सलाह तब दे सकते हो ना जब किसी पोजीशन पे होगे। बातें समझ में आ रही हैं? तो अच्छे से तैयारी करिए, किसी की भी मोटिवेशन की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत मोटिवेशन देखना है तो एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में हमेशा अपने एम को और अपने माँ बाप की उस दर्द को ध्यान रखना। दुनिया बहुत कुछ बोलती है, दिमाग बहुत खराब होता है, लोग तुम्हारी बहुत प्रताड़ना करेंगे, बहुत तुम्हें कोसेंगे, तुम्हें मतलब इस हद तक तुम्हें नीच बना देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन जिस दिन तुमने अपने माँ बाप के दर्द को समझ लिया, अपनी पोजीशन को समझ लिया, अपनी कंडीशन को समझ लिया, उस दिन तुम्हारे अंदर वो जज्बात पैदा होगा। और जिस दिन कंधे पे सितारे चमकेंगे, उस दिन तुम्हारे सितारे तुम्हारी राशियों के चमकेंगे। ये बात ध्यान रखना। जिंदगी में आगे बढ़ने का केवल और केवल एक ही तरीका है। डिस्ट्रैक्शन के मैंने बोला बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। लड़की आ सकती है आपकी जिंदगी में, ये भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है। आपको क्या लगता है कि हर जगह पे शुरू में हर कोई लॉयल होता है, लेकिन उसके बाद सारी लॉयल्टी खत्म हो जाती है। लॉयल्टी 1-2% जो होती है ना, वो छोड़ दो अभी आगे चल के। अपना एम, अब तुम लॉयल हो, तुम किस लिए आए हो लखनऊ या जहां भी आप तैयारी कर रहे हो? आप आए हो केवल और केवल अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए, एक तैयारी करने के लिए। लेकिन आने के बाद क्या कर रहे हो? आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो ना। जब तुम अपनी जॉब के प्रति लॉयल नहीं हो तो तुम कैसे आशा कर सकते हो कि कोई तीसरा तुम्हारे प्रति लॉयल होगा? पहले तो तुम लॉयल बनो ना किसी के लिए। लॉयल तुम्हें बनना है किसके लिए? अपनी जॉब के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। जिस दिन तुम इसके लिए लॉयल बन जाओगे, उस दिन दूसरा कोई भी तुम्हारे लिए लॉयल बन जाएगा। पहले खुद लॉयल बनो, अपने अंदर वो कैपेबिलिटी पैदा करो। कोई लड़की तुमको छोड़ के जा रही है अगर, तो ये तुम्हारी नाकामी है, ये तुम्हारी मर्दानगी पे सवाल है। समझ में आया? जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, आगे बढ़ने के लिए बहुत कांटों पे चलना पड़ता है, और ये कलयुग है, इसमें तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। बहुत संघर्ष करना पड़ता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। एक एक मार्क्स पे जो है ना सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन नहीं होता है। तो जो लोग इस बात में या इस गलत फहमी में भी हैं कि सर एक नंबर से रुक गया, वो अपने मुंह पे 2-4 तमाचे पहले खींच के मारे। क्योंकि भाई साहब एक बात ध्यान रखना, एक नंबर से तुम्हारा ही नहीं रुका है, एक नंबर से लाखों है जिनका रुका है। तो एक ही नंबर से सिलेक्शन होता है और एक ही नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए सिलेक्शन वाली अगर कंडीशन में पहुंचना है तो जिंदगी में मेहनत करो। और जिस दिन सक्सेसफुल हो, कितने टाइम बचे हैं तुम्हारे एग्जाम में? बहुत होगा दिसंबर या फिर जनवरी में हो जाएगा, इसके ऊपर तो नहीं जाने वाला ना। प्री निकालने के लिए आपको मेहनत करनी है, और फिर यही सब तो मेंस में आने वाला है। मैं आपके साथ पूरी तरह से तैयारी करने के लिए खड़ा हूं। थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था, लेकिन अब तो फ्री हूं ना। मेहनत करिए, जो चाहिए मांगिए ना मुझसे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। एक वीडियो बनाने में मुझे कम से कम मटेरियल तैयार करने और उसको पूरा प्रॉपर एडिटिंग वगैरह करके आपको तक भेजने में कम से कम 3 से 4 घंटा एक वीडियो पे लगता है। और मैं आपको एक दिन में 4 से 5 वीडियो दूंगा, लेकिन आप उसके लिए मेहनत तो करो पहले। बातें क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसको। देखिए, अब मैं बात करता हूं यहां पे मात्रकों की। फिजिक्स को बहुत मोहब्बत से जोड़ के चलूंगा, इतना ध्यान रखना। लेकिन अभी क्या है ना, ये शुरुआत की कुछ चीजें हैं जिसमें हम मोहब्बत नहीं दिखा सकते इतनी ज्यादा। जब शुरुआत में ज्यादा मोहब्बत दिखाओगे ना तो शुगर या फिर चींटी लगने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो लोग मुझसे पढ़े हैं वो जानते भी हैं। मात्रक पद्धतियां, अभी 4 तरह की पद्धतियां होती हैं भाई साहब, तो जरा ध्यान रखो। पहली सीजीएस पद्धति। सीजीएस में हमेशा 3 बात का ध्यान रखना। पहले वाला सी से सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर किसका मात्रक है? लंबाई का या लेंथ का। दूसरा जी से क्या हो गया यहां पे देखो, ग्राम। ग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। तीसरा एस से क्या हो गया? सेकंड, और सेकंड किसका मात्रक है? समय का। यानी जो भी राशियां बनाई गई है ना, वो सारी राशियां इन्हीं 3 के मात्रकों पर डिपेंडेंट हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसको नोट करिए पहले आप। अब सीजीएस पद्धति की बात करें तो इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। सीधी सी बात है, इसीलिए सीजीएस पद्धति बोलते हैं। अब ये चीज आपके काम की है, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो सीजीएस पद्धति को ही फ्रेंच पद्धति या फिर मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। इस बात को जरा नोट कर लेना अच्छे से। आगे चलते हैं और बात करते हैं एफपीएस। तो भाई साहब देखो, फिर से वही बात करेंगे ना, लंबाई, द्रव्यमान और समय।
अब यहां से एफ से क्या हो जाएगा, फुट, याद है ना, स्क्वायर फुट। ऐसे ही पी से क्या हो जाएगा, पाउंड। याद करो ये द्रव्यमान का मात्रक है, इसको वेट का मात्रक मत बोल देना कभी भी। लोग गलती कर जाते हैं पाउंड से। जैसे कभी बच्चा पैदा होता है तो हम क्या बोलते हैं, 3 पाउंड का है, 4 पाउंड का। या जब हम दिमाग या फिर माइंड के, जब हेड की बात करते हैं, उसको तौलने के लिए हम पाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो पाउंड जो है ना, वो हमारा द्रव्यमान का मात्रक है। इस बात को जरा ध्यान रखना। ये फुट लंबाई का और पाउंड क्या है, ये द्रव्यमान का मात्रक है। इसको वेट के मात्रक की तरह कंसीडर मत करना। वेट अलग होता है, वेट एक तरह का फोर्स है, लेकिन द्रव्यमान अलग चीज है। उसको भी हम समझेंगे आगे चल के। और फिर हम बात करते हैं समय की, और समय को हम अभी भी किस में नाप रहे हैं, सेकंड में। यानी सेकंड तो वही रहेगा ना, उसको नहीं बदलने वाले हैं। एफपीएस में फिर से फुट और ये पाउंड। और इस पद्धति को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति। सीजीएस पद्धति क्या थी, ये थी फ्रेंच पद्धति। लेकिन ये वाली कौन सी है, एफपीएस, ये पद्धति आपकी ब्रिटिश पद्धति है। बोलो बात समझ में आ रही है। चलो आगे अब बात करते हैं एमकेएस। बहुत ज्यादा हम लोग को पता ही है एमकेएस। एम से क्या हो गया, मीटर, के से किलोग्राम, और एस से देखो फिर से सेकंड आ गया। यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति वही तीनों मात्रक है, लंबाई के, द्रव्यमान के और समय के, को मीटर, किलोग्राम और सेकंड में नापा जाता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति है, क्योंकि हमारी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड पद्धति है ये, जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई का फुल फॉर्म ध्यान रखना, एसआई का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। क्लियर है। 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में, ध्यान रखना, एसआई यूनिट का इस्तेमाल कब से होना शुरू हुआ, 1960 से एसआई को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम डी सिस्टेमी इंटरनेशनल दी यूनिट्स। इस बात को जरा ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, ये 4 तरह की राशियां हमारी हो गई हैं, जिसको हमने पहले क्या बोला, सीजीएस, जिसको हम फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। दूसरी हमने क्या बोली, एफपीएस, जिसको हम ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। तीसरी हमने क्या बोली, एमकेएस पद्धति। और चौथी हमने क्या बोली, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी एसआई यूनिट्स। और एसआई यूनिट्स का 1960 से इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। अब हम बात करते हैं इस पद्धति में, यानी एसआई यूनिट्स में मूल मात्रक 7 हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। अब ये मूल मात्रक और संपूरक मात्रक क्या है, जरा इनको समझते हैं आगे चल के। देखिए एसआई के 7 मूल मात्रक निम्न प्रकार हैं। अब जरा बहुत ध्यान से इनकी डेफिनेशन को समझना, क्योंकि इनकी डेफिनेशन एग्जाम में कभी कभी पूछी गई हैं। पहला, लंबाई का मूल मात्रक। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं। पढ़ाई करो, पढ़ाई का सक्सेस का और कोई विकल्प नहीं है। अगर आप सोचो कि आप कोई शॉर्टकट अपनाई कर लोगे, कोई शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में। जब तक घिसोगे नहीं, जब तक गम नहीं आओगे ना जिंदगी में, तब तक किसी चीज की अहमियत नहीं होती है। अगर तुम्हारी पैसा देके नौकरी लग जाएगी तो तुम्हें अहमियत नहीं रहेगी उस चीज की, लेकिन अगर तुमने उसको मेहनत करके, पसीना इकट्ठा करके, पसीना बहा के अगर तुमने इसको कमाया है, तो बहुत इज्जत करोगे, बहुत प्यार करोगे। जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे ना, जिस दिन तुम्हें अपना रिजल्ट समझ में आएगा, जिस दिन तुम्हें अपना रिजल्ट दिखेगा कि आज मेरा रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गया हूं, उस दिन सबसे पहला काम तुम हंसोगे नहीं, रोगे, क्योंकि वो खुशी के आंसू ऐसे ही नहीं आते दोस्त। ये बात ध्यान रखना। मेहनत करनी है और मेहनत से आगे कुछ नहीं होना है। जिस दिन तुम्हें नौकरी मिलेगी, करना क्या है भाई साहब, नौकरी करनी, शादी करनी, बच्चे करना, यही तो करना है जिंदगी में। और कुछ करना है क्या? कोई काम नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं किसी देश को बनाना है, देश के राजा बनना है या फिर प्रधानमंत्री बनना, ये सब तो उम्मीद नहीं है ना तुम्हारी। अरे छोटी सी तुम्हारी सोच, मतलब छोटे से तुम्हारे सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, थोड़ी सी मेहनत चाहिए। और जिस दिन ये मेहनत कर लोगे, उस दिन ये तुम्हारे, नौकरी तुम्हारी, छोकरी तुम्हारी, और फिर बच्चे तो तुम्हारे ही होंगे फिर, है ना। चलो 7 मूल मात्रकों की बात करते हैं। लंबाई का मूल मात्रक, जरा इसको ध्यान रखना, मीटर है लंबाई का मूल मात्रक। मूल मात्रक में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर भी होता है, लंबाई का मात्रक किलोमीटर भी होता है, लेकिन मूल मात्रक क्या है, मीटर है। एसआई यूनिट में लंबाई का मूल मात्रक मीटर है। और अब देखो, 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश यानी लाइट, निर्वात यानी वैक्यूम में 1/299,792,458 सेकंड में तय करता है। इस वर्ड को ध्यान रखना, जो डेटा मैंने आपको दिया इसको ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। 1 मीटर दूरी है निम्न में से,
आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें यह चीज आपको दी गई होगी। तो पहली बात, 1 मीटर कौन सी दूरी है जिसे प्रकाश तय करता है? प्रकाश लाइट की चाल से चलता है ना, लाइट सी जिसको हम बोलते हैं 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। 1 सेकेंड में प्रकाश उतनी दूरी चलता है। तो 1 मीटर वह दूरी है जिससे प्रकाश निर्वात में इतने सेकेंड में, कितने, 1 बटे, ध्यान रखना मैं लिख दे रहा हूं 3 करके याद रखो, 299, 792 और 458, इतने सेकंड में, 299, 792, 458 सेकंड में, वो भी 1 बटे, क्योंकि भाई साहब प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी। इतना तो पता होगा। यानी 1 सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी चल रहा है, इतनी दूरी चल रहा है, 3 × 10⁸ मीटर चल रहा है। तो इतने सेकंड में 1 बटे 299, 792, 458 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा? इसका मतलब जितनी दूरी चलेगा वो दूरी क्या कहलाएगी? 1 मीटर। और ये दूरी निर्वात में नापी जा रही है। तो ये जो प्रकाश की चाल है ये किसमें है? ये निर्वात या वायु में ही प्रकाश की चाल है। तो एसआई यूनिट में मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और 1 मीटर वह दूरी है जिससे प्रकाश निर्वात में 1 बटे 299, 792, 458, मैं फिर से बोल रहा हूं, 1 बटे 299, 792, 458 सेकंड में तय करता है। क्लियर? चलो आगे। दूसरा, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम। ग्राम मत बोल देना, पौंड मत बोल देना, चारों ऑप्शन में होते हैं। द्रव्यमान का मूल मात्रक निम्न में से क्या है? आपको दिया होगा ग्राम, किलोग्राम, पौंड, इस तरह से आपको दिया होगा 4 ऑप्शन। आप वहां पे पौंड वगैरह क्लिक मत करना, सीधे सीधे ऑप्शन क्या होगा? किलोग्राम यानी केजी। अब ये जरा ध्यान रखो, ये बहुत आपके काम का तो नहीं है, लेकिन फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर मापतौल के अंतरराष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में सुरक्षित रखे, अब ये देखो, प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने हुए बेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। ये देख रहे हो? सॉरी, ये तो ये है, ये देख रहा है, ये बेलनाकार एक आपको फिगर दिख रहा है नहीं? ये बेलनाकार फिगर जो है ये किसका बना है? ये प्लेटिनम इरिडियम का बना है। और कहां रखा है? फ्रांस में रखा है। और ये क्या है? प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु है। इस मिश्र धातु को एक मानक किलोग्राम कहा जाता है। इस मिश्र धातु का जो द्रव्यमान है, इस मिश्र धातु के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम द्रव्यमान कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो मानक किलोग्राम द्रव्यमान के लिए फ्रांस में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु का प्रयोग किया गया है। बात समझ में आ रही है? द्रव्यमान के लिए किलोग्राम मूल मात्रक हो गया, और प्लेटिनम और इरिडियम इन दोनों से बनी जो मिश्र धातु है उसको मानक किलोग्राम कहा गया है। यानी जो कुछ भी किलोग्राम का हम मापन करते हैं वो उसको मानक मानकर करते हैं। चलिए इसको केजी में लिखते हैं, आपको पता है ये चीज। आगे बात करते हैं समय का मूल मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखना। सेकंड होता है ये तो आपको पता है, क्योंकि समय तो कहीं नहीं बदला है। चाहे हमने सीजीएस की बात की, चाहे हमने एफपीएस की बात की, चाहे हमने एमकेएस की बात की, और चाहे हमने एसआई की बात की, हमेशा ये क्या रहा? सेकंड ही रहा। सीजियम 133, ये सीजियम 133 है, देख रहा है कैसा दिख रहा है? ये थोड़े स्वर्ण के आकार का दिख रहा है ना, सोने जैसा। परमाणु की मूल अवस्था के 2 निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच में जो ऊर्जा का विकिरण होता है, जो उत्पन्न होता है, उस विकिरण में 91, 926, 31, 770 आवर्तकालों की अवधि को 1 सेकंड कहते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि 1 सेकंड के मापन के लिए सीजियम 133 परमाणु की का इस्तेमाल किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। तो लंबाई के लिए प्रकाश निर्वात में इतने सेकंड में जितनी दूरी चलता है वो क्या हो जाता है? उसका 1 मीटर कहलाता है। द्रव्यमान के मापन के लिए फ्रांस में प्लेटिनम इरिडियम का एक मिश्र धातु है, बेलना का मिश्र धातु है, उसको मानक किलोग्राम कहा गया है। और समय की अगर बात करें तो सीजियम 133 परमाणु का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात क्लियर है? आप ये डेटा ध्यान रखना, लंबाई वाला जो मैं आपको टिक कर रहा हूं उसको ध्यान रखिए, वो एग्जाम में पूछ के आते हैं और वही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ में नहीं ध्यान रखना। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा किसमें नापी जाती है? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बोलते हैं, ये एम्पियर में। यदि 2 लंबे पतले तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर, वैसे मान लो ये 2 लंबे पतले तार हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर।
एक दूसरे के समांतर यानी पैरेलल रखा जाए, पैरेलल का मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसी हो, समान हो, और ऐसे परिमाण की समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिसमें तारों के बीच में प्रति लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे, तो उस विद्युत धारा के परिमाण को 1 एम्पीयर कहते हैं। मतलब 1 एम्पीयर क्या है, पहले तो 2 लंबे पतले तार लो, उन लंबे पतले तारों को 1 मीटर की दूरी पर आप स्थित करो, रखो, और उनके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित करो, और विद्युत धारा प्रवाहित होने से जब उन दोनों के बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे, तब इस तरह के विद्युत धारा को, या जिस परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित की गई उसे कितना बोलते हैं, 1 एम्पीयर की विद्युत धारा बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट वाली चीज क्या है, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों तार एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, और निर्वात में रखे जाते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए। और साथ में 1 एम्पीयर की धारा के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है दोनों तारों के मध्य, तो 2 × 10⁻⁷, जरा ध्यान रखना, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, इतना बल अगर दोनों तारों के मध्य उत्पन्न हो जाए तो जो धारा प्रवाहित की गई है उसे क्या बोलते हैं, 1 एम्पीयर की धारा बोलते हैं, और प्रतीक ए है इसका। अब बात करते हैं ताप का मूल मात्रक। ये सारी राशियां हैं, साथ इसको ध्यान रखना, 3 राशियां हो चुकी थी पहले, ये चौथी राशि हो चुकी है विद्युत धारा। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये 3 हो गई। उसके बाद विद्युत धारा, अब आ गया ताप। ताप का मूल मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। और इतना ही ध्यान रखना है आपको, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जल के त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट, ये हम लोग जब ऊष्मागतिकी पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, वहां मैं आपको बताऊंगा कि ये त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, कि ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन बोलते हैं। तो बस इतना डेटा ध्यान रखो कि ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, और कितने भाग को, 1/273.16वें, इस वाले भाग को 1 केल्विन बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो ताप का मात्रक केल्विन, और दूसरा कितने भाग को, 1/273.16वें भाग को हम क्या बोलते हैं, ताप का मात्रक यानी कि 1 केल्विन बोलते हैं। अगला क्या है, ज्योति तीव्रता। इसका मूल मात्रक क्या होता है, कैंडेला, है ना। ये सब थोड़ा सा आइडिया होगा ना तुमको। अब एक कैंडेला क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला तब कही जाती है जब वह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का तथा 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब इसमें तुम्हें याद क्या रखना है, इतना सब कुछ, ये डेफिनेशन नहीं ध्यान रखनी है। एक कैंडेला के लिए कितने हर्ट्ज की, अब हर्ट्ज में हम फ्रीक्वेंसी को नापते हैं, आवृत्ति को, जरा ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो एक कैंडेला के लिए आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, तो 540 × 10⁻12। ठीक है, या सॉरी, तथा 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन। वॉट जो है ना वो आपका पावर का मात्रक होता है, और स्टेरेडियन जो है ना वो ठोस कोण का मात्रक होता है। अभी आगे देखेंगे कि ठोस कोण क्या होता है। का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 कैंडेला, उसकी ज्योति तीव्रता है। क्लियर है। तो ये आपका छठा मात्रक था। तो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज, इस बात को ध्यान रखना, और 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन। क्लियर। चलो आगे देखो, ये छोटी सी कुछ चीजें हैं जो अभी आगे चल के बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं, इसलिए केवल इनके बारे में हल्का हल्का जानते चलो और मेन पॉइंट्स को नोट करते चलो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ये जो डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं, मैं ऐसे भी निकल सकता था कि परमाणु, ये जो 7 जो राशियां हैं इनका आपको लिस्ट दे देता, काम खत्म हो जाता है। लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं डेफिनेशन इनकी, इसलिए आपको इनको ध्यान रखना है और नोट करते हुए चलना है। एक घन कोण के अंदर प्रति सेकंड 1 जूल प्रकाश, ये आपके काम का नहीं है, हटाओ इसको। चलो आगे। अब पदार्थ की मात्रा या मूल मात्रा क्या होता है इसका, मोल। अब मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोल में एक अभी टर्म आएगा, उस टर्म को ध्यान रखना जिसको हम बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है, यानी पदार्थ की मात्रा को हम किस में नापते हैं, किलोग्राम ग्राम में नहीं, मोल में नापते हैं पदार्थ की मात्रा को। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों में क्या हो गया, परमाणु हो गया, एटम हो गए, है ना, अणु हो गए उसके, या फिर कई और जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या फिर उसके तत्व हो गए, ये सारे अवयवी तत्व हो गए उसके।
की संख्या 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 20 होती है। यानी कि एक मोल के अंदर इतने छोटे छोटे या परमाणु होंगे, अणु होंगे, टोटल इतने एलिमेंट्स होंगे टोटल। यानी अगर मैं इसको बोलूं एक मोल, इसके अंदर कितने होंगे 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, मतलब समझ रहे हो बहुत बड़ी संख्या में ये तत्व यहाँ पे मौजूद होंगे इसमें। चाहे वो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या कुछ और एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये जो नंबर है ना 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो आपसे ये भी पूछा गया है कि एक अवोगाद्रो संख्या क्या होती है। इसको कभी कभी अवोगाद्रो भी बोलते हैं, तो इस बात का भी जरा ध्यान रखना। एवोगैड्रो या फिर अवोगाद्रो दोनों एक ही बात है। और जब एवोगैड्रो की बात आएगी तो हम पदार्थ की मात्रा की बात करेंगे, जिसको हम किसमें नापते हैं, मोल में नापते हैं। और एक एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 होता है। अब ऐसे समझ लो ये एक कमरा है, इस कमरे के अंदर 6.023 इंटू 10 की घात 23 इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तब इसको क्या बोल देंगे, एक मोल बोल देंगे। अब इसका मतलब समझ रहे, ये बहुत बड़ा नंबर है 6.023.00000 ऐसे कहां तक भाई, 3 जीरो ये हट गए, आगे 20 जीरो लगा दो। इतनी बड़ी संख्या होती है एक अवोगैड्रो नंबर, यानी इतने अणु परमाणु इसमें उपस्थित होंगे। क्लियर इतनी बात। तो 7 हमारे क्या हो गई, मूल राशियां हो गई। क्लियर, कौन कौन सी हो गई, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं, फटाफट जरा देख लो। लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। लंबाई की बात की तो 1/299 792 458 सेकंड में प्रकाश निर्वात में जितनी दूरी चल देता है उसको 1 मीटर बोलते हैं। द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो द्रव्यमान के लिए फ्रांस में जो प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु रखी गई है, उस मिश्र धातु को हम एक मानक किलोग्राम बोल देते हैं। समय की बात करें तो वो सेकंड में है, नापा जाता है। इसके लिए सीजियम 133 परमाणु की हम का इस्तेमाल करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं विद्युत धारा की, तो इसका मात्रक क्या है, एम्पियर है। और दो लंबे तारों के बीच में अगर समांतर रूप में उनको रखा जाए, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो अगर 2 × 10 की घात -7 न्यूटन का बल उनके बीच में लगने लगे, तो हम बोल देते हैं कि 1 एम्पियर की धारा इसके अंदर प्रवाहित की गई है। ताप का मूल मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। और केल्विन के लिए आप ध्यान रखो 1/273.16वें भाग को हम क्या बोल देते हैं, ताप के 1/6वें भाग को क्या बोलते हैं, केल्विन बोलते हैं। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। ज्योति तीव्रता को का मूल मात्रक होता है कैंडेला। और इसके लिए हम जब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी उस स्रोत से उत्पन्न होती है, तो 540 × 10 की घात 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है। और 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित होता है। अब आगे जो 7वां है वो है प्रकाश की मात्रा, यानी मूल मात्रा, जिसका क्या होता है, मोल होता है। अब मोल की अगर बात करें तो इसमें एवोगैड्रो नंबर जितने संख्या होती है उस संख्या के बराबर टोटल एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं। चलिए अब जो संपूरक मात्रक है उनको जरा समझ लो, उनको बोलते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन को बोलते हैं ना, कोण नापने के लिए रेडियन होता है, और स्टेरेडियन ठोस कोण नापने के लिए। तो आपने ये देखा तो होगा लेकिन समझा नहीं होगा आज तक। किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण। अब वृत्त एक 2D फिगर है जो एक समतल पे बन सकता है। जैसे देखो ये क्या है, ये वृत्त है, ये समतल पे बन सकता है। तो ये जो कोण इनके बीच में ये वाला बन रहा है, ये कोण, ये कहलाएगा क्या, रेडियन। बात समझ में आ रही है। यानी इस रेडियन को हम चांदा होता है ना, चांदा ऐसे होता है ना। अरे हमारे बचपन में चांदा प्रकार ऐसे होता था, कई सारी रेखाएं ऐसी होती थी, यहाँ पे कई सारे कोण होते थे। तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे और ये कोण हम नाप सकते हैं। मतलब जिसको हम चांदे के प्रयोग से नाप सके वो हमारा क्या है, वो हमारा 2D फिगर है। लेकिन 3D फिगर, जैसे आप ऐसे समझो, एक कागज हो गया, पतला सा पेपर, वो क्या है, वो रेक्टेंगल होता है ना, आयताकार होता है ऐसा। आप उसको 3D फिगर नहीं बोल सकते, वो 2D फिगर है। उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, लेकिन उसमें मोटाई नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं एक क्यूब की, क्यूब ऐसा होता है जिसको आप अपने हाथों में पकड़ सकते हो। एक बॉल की बात करूं, बॉल को आप हाथों में पकड़ सकते हो पूरा, वो 3D फिगर हो गया। तो 2D फिगर के लिए हमें वृत्त चाहिए, लेकिन 3D फिगर के लिए हमें एक गोला चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। अब समझो अगर ये 3D फिगर है, इस 3D फिगर को ऐसे काट कर निकाल दिया गया, तो देखो 2D फिगर के लिए हमने क्या देखा,
हमने देखा ये लेंथ कितनी है, ये चाप जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में चाप, या अगर इंग्लिश की बात करें तो ये अर्क। ये अर्क जो है, ये एसी जो अर्क लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने एसी, ये एसी अर्क इसके केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, ये कहलाएगा रेडियन। लेकिन तो ये लेंथ है, ये आर है, ये लेंथ है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अब ये क्या है, ये कोई बॉल है, उसका ये ऊपर का कुछ एरिया है, ये पूरा क्या है, ये एरिया है। ये पूरा एरिया इसके सेंटर पे कितना कोण बना रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं। अब ये भाई हम चांदे से नहीं नाप सकते ना, जैसे एक शंकु होता है, शंकु जैसे आप ऐसे समझो, जब आप कभी भी किसी की बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते हो तो वहां पे एक कोन उसके कैप रखी जाती है ना उसके सर पे, तो जो कैप रखी जाती है वो कैप कुछ ऐसी होती है, कोनिकल होती है ना, हर तरफ से ऐसी होती है। तो आप इसके इस कोने पर जो कोण अंतरित हो रहा है, मतलब ऐसे समझो, ऐसे ये जो कोण बन रहा है, ये कोण क्या होता है, ये कोण हम किसी भी चांदे वगैरह से नहीं नाप सकते। इसको नापने के लिए हम किसी अलग प्रकार की मशीन का इस्तेमाल करते हैं, यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, और वो हम स्टेरेडियन में नापते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये देखो, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे देखो, ये जो चाप है, ये एसी चाप, ये पूरी लंबाई है। ये चाप को क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं ना, ये पूरी लंबाई है। वृत्त का एक भाग हो गया, जैसे मान लो ऐसे एक सर्कुलर एक ये रस्सी है, इस रस्सी का इतना भाग काट के अलग कर दो, ये क्या हो गया, ये चाप हो गया। जैसे पिज्जा है, पिज्जा क्या होता है, ऐसे रहता है ना, आप ऐसे काट के अलग करते हो, तो ये क्या हो गया, ये चाप हो गया। तो ये चाप इसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर रहा है उसको बोलते हैं क्या, रेडियन में नापते हैं। लेकिन अब ये कोई बॉल है, अब बॉल का ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये वाला पोर्शन, ये एक एरिया है, ये छोटा सा कोई लेंथ नहीं है। अब ये पूरा एरिया उस केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर रहा है, उसे क्या बोल देंगे हम, स्टेरेडियन। बात समझ में आ रही है। तो रेडियन क्या है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो रेडियन कोण नापने के लिए होता है, जबकि ठोस कोण नापने के लिए या 3D डायमेंशन के कोण को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टेरेडियन का। बोलो बात समझ में आ रही है। चलो आगे, अब कुछ मैं मूल मात्रकों की यहाँ पे बात करता हूं, उनका जरा समझना आप यहाँ पे ध्यान से अच्छे से, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा हमने देखा था एम्पियर में, केल्विन ताप का मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा को हम मोल में नापते हैं। संपूरक की बात करें तो समतल कोण यानी 2D जिसको हम रेडियन में बोलते हैं, और ठोस कोण की बात करें तो हम उसको स्टेरेडियन यानी कि SR में बोलते हैं, नापते हैं। अब देखिए कुछ अन्य मात्रकों की अगर हम बात करें तो अत्यधिक लंबी दूरी को नापने के लिए हम मीटर, किलोग्राम या मीटर या किलोमीटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अत्यधिक लंबी दूरी नापने के लिए हमारे पास देखिए खगोलीय इकाई होती है, और या जिसको हम AU बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। इसके बाद फिर प्रकाश वर्ष आता है, फिर पारसेक आता है। ये सब किसके मात्रक हैं, लंबाई के मात्रक हैं। जरा ध्यान रखना, लंबी दूरियों को नापने के लिए AU क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं, या फिर प्रकाश वर्ष लाइट ईयर जिसको बोलते हैं, लाइट ईयर LY, या फिर पारसेक जिसको बोलते हैं। ये तीनों ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष या पारसेक, किसके मात्रक, तो ऑप्शन में दिया होता है आपके मात्रक किसके होते हैं, ये मात्रक होते हैं लंबाई के। खगोलीय इकाई क्या है, अच्छा जरा ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इसका फुल फॉर्म होता है AU का। सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। इस बात का जरा ध्यान रखना, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही खगोलीय इकाई कहा गया है। और इस एक AU को क्या बोलते हैं, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। इस बात को ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यानी 1 AU किसके बराबर होता है, 1.495 इंटू 10⁻11, ये प्लस में है ना, और ये मीटर है। क्लियर इतनी बात। चलिए प्रकाश वर्ष, अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई एक वर्ष में दूरी, प्रकाश वर्ष लिखा है ना, यानी एक साल में निर्वात में प्रकाश कितनी दूरी चल रहा है, उसे क्या बोल देंगे, 1 लाइट ईयर। अब 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46
इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। इसको याद करने के लिए परेशान मत हो, ये सब मैं रटवा दूंगा, बस आप अपने पास नोट करते चलो अभी, क्योंकि अभी आगे बहुत सारी चीजें आएंगी। तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां भी ये सारी चीजें आएंगी, और आगे जब हम राशियों के पूरे इलेबोरेशन में टॉपिक्स पढ़ेंगे तब वहां भी ये सारी चीजें आएंगी, तो आपको वहां पे ये सारी चीजें ध्यान हो जाएंगी। तो एयू क्या होता है? 1.495 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, और ये कितना होता है? 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। पारसेक क्या होता है? ये सबसे बड़ा मात्रक है दूरी नापने का, दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, ठीक है। एक पारसेक क्या होता है? 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 16 मीटर, ये सबसे बड़ी इकाई है। तो अगर इन तीनों का ऑर्डर भी पूछ लें तो बताओ, एयू सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है लाइट ईयर, और सबसे बड़ा होता है पारसेक, ठीक है। तो आप इनका ऑर्डर भी ध्यान रखना कि सबसे बड़ा जो प्रकाश वर्ष, सबसे बड़ा जो लंबाई को मापने का मात्रक है वो क्या है? पारसेक है। खगोलीय इकाई या एयू, दूसरा लाइट ईयर, और तीसरा पारसेक। खगोलीय इकाई क्या होती है? सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या बोल देते हैं? खगोलीय इकाई। वो क्या होती है? 1.495 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। प्रकाश वर्ष क्या है? पावर 15 मीटर, और पारसेक क्या है? पावर 16 मीटर। बातें समझे? 1.495, 9.46, 3.08। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। लंबाई या दूरी के कुछ और मात्रक देखो जरा। किलोमीटर, किलोमीटर का मीटर में अगर कन्वर्जन करेंगे तो कितना होता है? 1000 मीटर होता है, ये तो आपको पता है। एक मील, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछे आते हैं, एक मील जो होता है ना वो 1.6 किलोमीटर के अप्रॉक्स होता है, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा होता है क्या? एक मील। और एक नाविक मील क्या होता है भाई साहब? 1.852 किलोमीटर, यानी कि मील से बड़ा होता है नाविक मील। खगोलीय इकाई आपने पढ़ लिया अभी, 1.495 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। प्रकाश वर्ष आपने पढ़ लिया, 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। अच्छा, इसको अगर मैं एयू में कन्वर्ट कर दूं तो देखो ये एयू होता है। हालांकि ये बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखो थोड़ा बहुत तो अच्छा है आपके लिए। पारसेक, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं इन तीनों पे बहुत ज्यादा। पारसेक होता है 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 16 मीटर, या 3.26 लाइट ईयर। इस बात को ध्यान रखना, एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होता है, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक में। अब बात करते हैं द्रव्यमान की मात्रा, जरा देखना यहां पे। औस, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखो, औस किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। पाउंड आपको पता ही है, किलोग्राम आपको पता ही है, क्विंटल शायद जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं वो जानते होंगे। 100 किलोग्राम का एक क्विंटल होता है, और मीट्रिक टन जो होता है ना वो 1000 किलोग्राम का होता है। इसको कभी कभी मीट्रिक ना बोल के केवल टन भी बोल देते हैं। तो ये जो मात्रक औस है ना, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक औस में 28.35 ग्राम होता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे। बाकी मेरे ख्याल से आपको पता होगा, पाउंड, किलोग्राम, क्विंटल, मीट्रिक टन, ये सब द्रव्यमान के मात्रक हैं। क्षेत्रफल के मात्रक देख लीजिए। अच्छा, ये आपके काम का बहुत तो है नहीं, लेकिन जो लोग लेखपाल वगैरह की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए ये डेटा वो नोट कर लें, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नॉर्मल सा है। फिर उसके बाद आयतन का मात्रक भी लीटर और गैलन में होता है। गैलन के बारे में आपसे पूछा गया है कि गैलन क्या होता है, तो गैलन आयतन का मात्रक होता है, और एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। क्लियर इतनी बात? तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। राशियां क्या हैं, ये 7 जो हमने मूल राशियां पढ़ी, कितने प्रकार के इनके मात्रक होते हैं, कैसे हम इनको ध्यान रख पाएंगे, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। और एक बात ध्यान रखना दोस्त, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिल देगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। इसीलिए अगर क्वेश्चन आया मात्रक पे तो यहां से जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और कायदे से 2-3 बार देख लेना, ताकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छे से एकदम बैठ जाएं, है ना। तो तैयारी करो, जम के तैयारी करो, बिल्कुल भी बिना कुछ सोचे अपने माइंड को एकाग्र करो। बहुत दिक्कत है, थोड़ा सा प्राणायाम करो यार, माइंड को फ्रेश करो बस। केवल माइंड जिस दिन आपके कहने पे काम करेगा, जिस दिन माइंड को अपने हिसाब से ट्रेन कर लोगे कि इस तरह से हमें सोचना है, वैसे ही सोचोगे। ऐसे सोचो ना, जब कभी दर्द भरे नगमे सुनते हो तो दिल बैठ जाता है, लेकिन वहीं अच्छी चीजें अगर सुनने लगते हो, एकदम डिस्को भांगड़ा वाले गाने, तो मन करता है भाई साहब डांस कर लो खूब तगड़े से, है ना। तो मोटिवेशन खुद से होगा। खूब तेज तेज सांस लो, लेकिन अपने एम को मत भूलो,
अपनी दर्द को मत भूलो, ये बात ध्यान रखना। अपनी बेइज्जती जो भूल गया, उससे बड़ा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं होगा। अपनी बेइज्जती मत भूलना, जिसने तुम्हारी बेइज्जती की होगी। और सबकी कभी न कभी बेइज्जती होती है, चाहे वो घर वाले करते हो, चाहे वो रिश्तेदार करते हो, चाहे वो तुम्हारी मोहब्बत ने कभी की होगी, है ना। तो बस इसी बात को ध्यान रखो, अपनी बेइज्जती को ध्यान रखो, और अपने एम को ध्यान रखो, और अपने दर्द को ध्यान रखो। जिंदगी के लिए आपकी मेहनत का यही एक केवल मंत्र है, और इसके अलावा और कोई मंत्र नहीं है मोटिवेट होने का। क्लियर है। तो आगे बढ़ने के लिए एक देखो, एक सीधी सी बात है यार, आज की जैसी घिसी पिटी जिंदगी जैसे जी रहे हो, एक कमरे में सो रहे हो, टूटी फूटी पलंग खटिया पे सो रहे हो, कभी चावल दाल सुबह बना के खा लेते हो, रात में कभी खा लिए तो खा लिए, नहीं तो 2-4 सैंडविच वगैरह मार गए, सो गए। ऐसी जिंदगी जीनी है क्या जिंदगी भर के लिए? नहीं ना। कुछ तो अच्छा करना होगा ना। खूबसूरत सी बीबी हो, हाथ में चाय का कॉफी का ट्रे लेकर आए, लीजिए जाने मन, थोड़ा सा बाबू इसमें से खा लो, होता नहीं है सब। तो ये सारी चीजें जब आपकी जिंदगी में आएंगी ना, जब तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई साहब कोई तुम्हारे लिए भी जिए, तो क्यों जिए बे? मंजन तो ढंग से करने की औकात नहीं तुम्हारी, तुम्हारे लिए कोई जिए। तो थोड़ा सा इन सब चीजों से बाहर निकलो और अपने एम को पहचानो, और जिंदगी में कभी निराश होने की कोशिश मत करो। निराशा आती है, लेकिन तुम्हें केवल दुख देने के लिए आती है। उस दुख से दूर हटने का केवल एक ही तरीका है, अपना एम ध्यान रखो और मेहनत करो ढंग से। बाकी मैं आपके साथ हूं, बाकी जो जरूरत हो मुझसे बोलो। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ठंड पड़ने लगी है, तो टोपा सोपा जो भी है सब पहन के बैठो। धन्यवाद।